स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक के बारे में जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉकचेन और बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी। तो ये सबको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये सब का नींव बहुत पहले रखा गया था, मैथमेटिकली बहुत पहले आइडिया रखा गया था, जैसे कि न्यूरल नेटवर्क आइडिया बहुत पुराने ज़माने का, लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई कि इसे हम बना सकें। तो वैसे ही करके समझिए ये जो ब्लॉकचेन वाला आइडिया है ये बहुत पहले मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन इसका मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रहा था लोगों को। लेकिन 2008 में फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस हुआ, जो कि हाउसिंग लोन मार्केट क्रैश करने से हुआ था। तो हिसाब ये बना कि ये पूरी दुनिया के जितने बैंक्स थे, खास करके यूएसए में, ये सब पढ़े लिखे लोग गधा जैसा डिसीजन लिए और पूरी की पूरी कंट्री डुबा डाले। और ऐसा मतलब इनका रिपल इफेक्ट हुआ, क्योंकि स्टॉक मार्केट हर जगह हर चीज़ से बंधा हुआ है, कि पूरी पूरी दुनिया रिसेशन में डाले। तो ये हिसाब बन गया कि हमारा जो अभी बैंकिंग सिस्टम है यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये सही नहीं है। और लोगों के मतलब समझ लीजिए जले पे नमक छिड़क दिया कि गवर्नमेंट आके जो बैंक सब डुबाई हैं उन्हीं को आके बेल आउट कर रही है कि उनको भैया रिकवर करो। और ऐसा नहीं था कि गवर्नमेंट से बेवकूफ़ थी, मतलब ये लोग पॉलिटिशियन उनको करना था, लेकिन ये आम पब्लिक को देखने में तो लगेगा ना कि भैया ये क्या है, इन्हीं घर में आग लगाया, इन्हीं को मतलब इंश्योरेंस दे रहे हो, हमें छोड़ दे रहे हो। तो हिसाब ये बन गया कि लोगों को तुरंत समझ में नहीं, कुछ बदलना पड़ेगा कि हमारा अभी का जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये सही नहीं है, बदलना पड़ेगा। और दो कोर फैक्टर के पीछे डिमांड आया कि भैया ट्रस्ट चाहिए कि हमें ऐसे पोपट ना बनाया जाए। दूसरा, नॉन सेंट्रलाइजेशन का ज़रूरत था, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन होने के चलते ही कि मतलब ट्रस्ट तो कहने को बैंक पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड है, बैंक सब चीज़ कंट्रोल करता है। मतलब एक गंदा आदमी जैसे हो सकता है कि यार हम पोपट बना देते हैं, आपको कौन बचाएगा, क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है। वन पॉइंट ऑफ फेलियर हमेशा रहता है। तो इसी सब कारण से ये 2008 का जो ये केओस हुआ, उस मतलब जो तबाही मची, उसके बाद लोगों का डिमांड आ गया कि नहीं कर, कुछ तो बदलो, कुछ तो बदलो भाई, ये जिसमें ट्रस्ट ज़्यादा हो और नॉन सेंट्रलाइज हो, ताकि एक के बेवकूफ़ी के चलते पूरा का पूरा दुनिया तबाह ना हो जाए। तो ब्लॉकचेन का जो आइडिया था इसको समझते हैं। तो ये समझिए कि बहुत ही हाई लेवल का, एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स है। आम आदमी की समझ की बात नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए लोगों की पढ़ाई की जाती है, क्रिप्टोग्राफी की स्टडी करनी पड़ती है। जैसे आपको डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करना पड़ता है, क्रिप्टोग्राफी की पढ़ाई की जाती है, तब जाके आप ये सब समझ पाएंगे कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये समझिए मैथ का एक सिस्टम है, क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करके रफली अगर इसे बताएं तो क्या हो रहा है, कंप्यूटिंग हैश कोड कर रहे हैं। हैश कोड क्या होता है, अब ऑब्वियसली जो लोग पढ़ाई करते हैं क्रिप्टोग्राफी में वही बता पाएंगे। हिसाब ये होता है कि आप नंबर डालते हो, उस नंबर से एक कॉम्बिनेशन निकलता है, आप कॉम्बिनेशन लोगों को बता सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन आएगा तुम्हारे में, अगर तुम्हारे पास सही डेटा है तो ये कॉम्बिनेशन आएगा। अब वो उसको उल्टा नहीं निकाल सकते कि मतलब मैं कॉम्बिनेशन आपको हम बता रहे हैं, खुले तौर पर बता रहे हैं, तो मेरा डेटा क्या था आप रिवर्स नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक डायरेक्शन पे जाता है। ऐसे करके आपका इंक्रिप्शन चलता है। तो वही उसी को हैश कोड पे काम किया जा रहा है। और इसमें हिसाब ये लगाया गया कि ट्रस्ट सबको चाहिए, मतलब एकदम सीधा समझ में, कि नहीं भैया भरोसा चाहिए। तो चेन ऑफ इवेंट पे वैलिडेशंस का काम किया गया। तो आइडिया जो आप ब्लॉक चेन सुनते हैं, हिसाब ये है कि पूरी दुनिया में पैसा कहीं कुछ नहीं है, पैसा का कोई वैल्यू नहीं होता, कुछ नहीं होता, सिर्फ हम मान के चलते हैं, हम लोग फेथ पे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखने के लिए आप देखें तो अगर बहुत पुराने करेंसी को देखेंगे, नोट को, चाहे इंडियन नोट हो चाहे अमेरिकन हो चाहे कुछ बहुत पुराना, मतलब 1800 के आसपास, सब में लिखा रहता था कि 100 का मतलब हो गया इतना ग्राम होगा, 10 का मतलब होगा इतना ग्राम सोना देंगे या इतना चांदी देंगे। अब वो सब कुछ नहीं है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट पे आप भरोसा करते हो, सेंट्रल रिजर्व बैंक पे आप भरोसा करते हो, तो ये सब भरोसे पे ही चल रहा है। तो वो भरोसा करप्ट ना हो जाए, तो उसके लिए हिसाब बनाए चेन ऑफ इवेंट लगाया जाता है। तो चेन ऑफ इवेंट ये मतलब होता है, मैंने आपको 10 रुपया दिया, ठीक है, तो वो 10 रुपये क्या वो एक जगह पे लिखा गया, काम खत्म, नहीं नहीं नहीं, उसके बाद मैंने वो 10 रुपये लाया कहाँ से था वो भी लिखा रहेगा, वो 10 रुपये फिर दूसरे के पास गया वो भी लिखा जाएगा। मतलब एक एक ट्रांजेक्शन, मतलब मेरा पैसा यहाँ गया, वहाँ से वहाँ गया, वहाँ से वहाँ, ये मतलब समझिए मैंने 10 रुपये टैक्स में दिया था, वो हिसाब लगाता जाएगा कि 18,000 साल बाद वो किसी मंत्री के खा रहा है, वो वहाँ तक चला जाए। मतलब एकदम हिस्ट्री पे फोकस किया गया कि मतलब पिछला हिस्ट्री जो है उसको डिलीट नहीं करना है कि ओ हो गया था पिछला, पास्ट प्रीवियस ट्रांजेक्शन नहीं, पास्ट में अगर आप बैठे तो पूरा जहाँ से वो पैसा स्टार्ट हुआ तो वहाँ तक जा पाए। तो हिस्ट्री पे पूरा फोकस किया गया, इसीलिए ब्लॉक चेन बनाया जाता है कि मतलब परत दर परत आप इसमें ऐड कर रहे हैं और कभी भी चेन तोड़ नहीं रहा। ऐसा नहीं कि पास्ट प्रीवियस नहीं, वो लिटरली कंटिन्यू, आप चेन का लड़ी को खींचना जाएंगे आप जहाँ से वो पैसा आया था। जैसे मान लीजिए किसी ने कन्वर्ट किया था कि मतलब अपना डॉलर को डाल के कन्वर्ट किया, रुपया को डाल के कन्वर्ट किया, वहाँ तक आप जा सकते हैं।
तो वही समझिए चेन इवेंट बनाने से वैलिडेशन आता है, और इससे ये समझिए कि हर ब्लॉक जो है, जो ब्लॉकचेन हम लोग कहते हैं, हर ब्लॉक में प्रीवियस का एक इन्फॉर्मेशन रखा जाता है कि मतलब मेरे पीछे ये होना चाहिए। तो अगर कोई ये कहता है कि ब्लॉक को उठा के आगे पीछे कर देता है, आप सोचिए मतलब किसी ने लोन भर रहा है और उसका कोई ऐसा कोई छेड़खानी कर दिया डेटा में, तो लटक जाएगा। तो इसमें चेन में एक पीछे रहता है, तो अगर आप उसका ऑर्डर बदले इंक्रिप्शन बिगड़ जाएगा, काम नहीं करेगा, तुरंत पता चलेगा, टैंपरिंग नहीं की जा सकती। इसीलिए हिस्ट्री पे इतना फोकस किया गया था कि मैं हूँ, मेरे पीछे कौन है, ये मेरे अंदर लिखा हुआ है डेटा, मतलब मेरा ब्लॉक के अंदर ये डेटा लिखा हुआ है। तो डेटा का अगर लोकेशन भी फिक्स हो गया है और डेटा के अंदर जो चीज़ है वो भी फिक्स्ड है, छेड़खानी करने पे तुरंत बता दे। ये समझिए एक तौर का टैंपर प्रूफिंग सिस्टम हो जाता है। ऐसा नहीं जैसे आपका कभी इंक्रिप्शन तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन टैंपरिंग करते ही दूर से पता चल जाएगा कि किसी ने छेड़खानी किया है। तो ये चेन ऑफ इवेंट करने से वैलिडेशन होता है कि मतलब बैंक उतना लोन दे ही नहीं सकता, जो मतलब उनके पास पैसा था ही नहीं और लोन पे लोन चढ़ाए जा रहे थे, वो नहीं होने देगा। समझे, हिस्ट्री दिखा रहे हैं, अरे आपको मेन रिजर्व बैंक से तो इतना ही मिला है, तो आप कहाँ से चढ़ा रहे हो, वो नहीं हुआ है, ब्लॉकचेन है। फिर ब्लॉकचेन जो है ये एक्चुअल है कि नहीं, इस पे कैसे आप भरोसा करोगे। तो प्रूफ ऑफ वर्क के बारे में इनका कॉन्सेप्ट लाया गया, ये बिटकॉइन का मेन फाउंडेशन है, प्रूफ ऑफ वर्क। तो चेन तो आप वही समझ लिया कि बस मैं हूँ, मेरे को पता है कि मेरे पीछे कौन था। अब कोई पीछे वाले को छेड़खानी किया, मेरे से मैच करा जाएगा, नहीं मैच करेगा, मेरे को कोई उठा के कहीं और डाल दिएगा तो वो भी मैच नहीं करेगा। ऐसे करके आप चेन को, तो चेन आपने फिक्स कर लिया, लेकिन मैं सही हूँ ये आप कैसे जानोगे। आप चेन के आगे पीछे बता रहे हो, लेकिन भैया लिंक कैसे सही है, लिंक सही चेक करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क का आर्किटेक्चर डाला, और वही है हैश कोड। हैश कोड का पूरा वही है, प्रूफ ऑफ वर्क बनाया जाता है। और अलग अलग करेंसी अलग अलग प्रोटोकॉल इस्तेमाल करती है प्रूफ ऑफ वर्क बनाने के लिए। हिसाब ये समझिए, प्रूफ ऑफ वर्क जो होगा ना, ऐसा होगा कि इसको करना आसान नहीं होगा। मतलब जानबूझ के ऐसा बनाया जाएगा बस तुरंत नहीं कर ले, कोई मोबाइल फ़ोन में ना कर ले। मतलब किसी को ढंग का मतलब ग्राफिक्स कार्ड लगेगा, किसी को ढंग का प्रोसेसर लगेगा, और कई घंटे लगेंगे, या कुछ केसेस में मतलब कि सुपर कंप्यूटर को 10 मिनट में एक कोड क्रैक कर पाएगा। मतलब जानबूझ के ऐसा मैथमेटिकली बनाया जाता है कि वो टाइम बहुत ले, और वो टाइम फिक्स्ड होता है। ज़रूरत से ज़्यादा लग रहा है तो ठीक है, ज़रूरत से कम लग रहा है वो तुरंत इनवैलिड कर देगा। तो ऐसे ऐसे करके प्रूफ ऑफ वर्क डाला जाता है हर हैश कोड में कि ये कब बना था। आप ट्रांजेक्शन डेटा रख रहे हो, लेकिन उसके साथ उस ब्लॉक का भी आईडी आप उसके अंदर डाल रहे हो, वो आगे पीछे कैरी करता रहेगा। तो अगर मेरे साथ कोई छेड़खानी किया, भैया इसका प्रूफ ऑफ वर्क तो मैच ही नहीं कर रहा है। मतलब आपने कंप्यूटेशन कोड के हिसाब से ये बनाया गया था 7 बजे मतलब रात को, और आप छेड़खानी की हो इसमें 6 बजे ये मतलब 6 बजे अगले दिन, कैसे हो गया भाई। ये तो एक सब एक ही साथ होना, ट्रांजेक्शन उसी टाइम में होगा जिस टाइम में आपने ब्लॉक बनाया था। तो ये करके प्रूफ ऑफ वर्क से छेड़खानी से बचाया जाता है। तो पहले बात होता है टैंपरिंग कोई करने नहीं देगा, प्रूफ ऑफ वर्क ये कर लेता है कि ये जानबूझ के बनाया गया है, इतना हार्ड है कि टाइम बहुत लगेगा। तो छेड़खानी करके कोई तुरंत तुरंत करने लगेगा, भैया कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सब बनाया जाता है। अब भरोसा आप कैसे करें, यहाँ तक तो हमने साइंस को हिसाब लगा लिया कि ठीक है, ऐसा मैथ बना दो जिसको तिगड़म करने में टैंपर नहीं किया जा सकता, चलो बना लिया। आप ऐसा कर दो कि इसको ब्लॉक में छेड़खानी करना बहुत मुश्किल हो, लगभग नामुमकिन हो जाए, चलो वो भी कर दिया। भूतकाल में कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, हिस्ट्री कोई नहीं टैंपर कर सकता, और मेरे ब्लॉक को कोई नहीं छेड़ सकता। लेकिन भरोसा कहाँ से आएगा, यहीं पर मैंने आपको बताया 2008 में सबसे ज़्यादा समस्या लोगों की बात हुई थी, जो जिन पे हम भरोसा कर रहे हैं वो लटक गए। तो इसका सोल्यूशन आता है पीयर टू पीयर, यानी कि जो लेजर बनाया जाता है। आप कोई भी बैंक में आप लोन लेते हैं, उसका कहीं रिकॉर्ड रखा जाता है, वो लेजर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज़ इस दुनिया में लेजर पे चल रही है, कहीं ना कहीं लिख के रखा गया, मतलब हाथ से लिखा हुआ जरूरी नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कहीं पे कि रिकॉर्ड बनाया गया कि अनुपम विपुल इतना लोन उठाया, अनुपम विपुल ये किया, मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड करते जा रहा है। मेरे पास एक्चुअल पैसा नहीं है, वो सिर्फ कागज़ का एक ठप्पा है। वो ठप्पा का वैल्यू कहीं लिखा गया है कि मतलब ये कागज़ ऐसे प्रिंट किया गया इस वैल्यू के आधार पर। तो वो लेजर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेजर को संभाल के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेजर कैसे आप गारंटी रखेंगे, आपने इंक्रिप्शन बना लिया जिसको कोई छेड़ नहीं सकता, आपने हिस्ट्री चेन बना ली ताकि वो चेन कोई नहीं बर्बाद कर सकता। एक काम करो, उसका कॉपी हर जगह दे दो। तो हिसाब वही बना, पीयर टू पीयर बनाया जाता है। तो ये जो लेजर बन रहा है, ये जो आपका मतलब समझिए लिखा चाखा बन रहा है, ये सबके पास दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि ओ मैं इस दुकान से कुछ उठा रहा हूँ तो सिर्फ उसके पास रिकॉर्ड है, मेरे पास रिकॉर्ड है, ना ना ना, ये सारा रिकॉर्ड बहुत सारे और लोगों के पास रहेगा, ताकि अगर मैं छेड़खानी करूँ सबको पता चलेगा भैया ये तो मैच ही नहीं कर रहा। मतलब आप चेक करने जाओगे, एक मिनट ये घोटाला हो गया, तुरंत पता चलेगा, इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके ट्रस्ट का बात आ जाता है। आपने साइंस तो सही कर ली, अब ट्रस्ट के लिए वही किया जाए, हर किसी के पास वो रहेगा ताकि छेड़खानी ना किया जा सके। और जो टैंपर प्रूफ सिस्टम बनाया गया था, उसमें हिसाब यह था कि मान लो कल कोई ज़्यादा एडवांस कंप्यूटर लगा देता है, और मान लीजिए हर ब्लॉक को बनाने में टाइम लग रहा है, हर ब्लॉक को बनाने के लिए कंप्यूटर लग रहा है। वो कंप्यूटर मान लीजिए कोई दूसरा एक आता है, कहता है हम तगड़ा कंप्यूटर खरीद रहे हैं, हम जल्दी जल्दी ब्लॉक बना लेंगे। तो हिसाब ये है कि इसका मैथमेटिकल एल्गोरिथम जो बनाया गया है, इसीलिए बोला क्रिप्टोग्राफी समझना ज़रूरी है। उसमें एक रैंडमनेस होता है, आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि वो 50 बार सही हिट पे, मतलब रैंडमनेस उसमें बाई डिफ़ॉल्ट है,
वो नहीं किया जा सकता कि 100 पे 100 आपका एक हिट रेट। तो बेस्ट केस सिनेरियो हिट रेट आपका जो होता है कि मैं 100 हिट मारा उसमें 10 सही निकल गया, बम बम, ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, नॉर्मल कंप्यूटर उतना नहीं पहुंच पाता है। लेकिन मान के चलिए ब्लॉकचेन को बनाने टाइम ये इसमें डाला गया था कि कभी भी वैलिडेशन सिर्फ एक पे नहीं करे, वो आएगा ब्लॉक का, वेट करेगा, दूसरे जो माइनर्स हैं वो कर लिए, हाँ वो कि दूसरा है, तो आपका समझिए लड़ी जब बनाते हैं तो लड़ी जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा उस पर भरोसा किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए दो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि मतलब एक बंदा सुपर कंप्यूटर लेके छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा है, वो एक दो ब्लॉक तो तुरंत भले दे देगा, लेकिन 20-30 ब्लॉक जो कि और सारे माइनस दे रहे हैं वो नहीं कर सकता। और वो करने के लिए मैथमेटिकली उसके पास टोटल जितने माइनस है नेटवर्क पे उसका 50% पावर होना चाहिए। ये पॉसिबल ही नहीं है, ये मतलब पूरे दुनिया का सुपर कंप्यूटर मिला दे तो भी उतना पावर नहीं है। तो इसीलिए बोले कि ये छेड़खानी नहीं किया जाता, क्योंकि चेन चेक करते हैं कि चेन में अगर 5 लिंक है, इस पे भरोसा नहीं है, लेकिन चेन पे 500 लिंक्स हैं, तो 500 लिंक वेरिफिकेशन हो चुका है, यानी अब एकदम गारंटीड है कि इसमें छेड़खानी नहीं हुई है। तो ऐसे को इसी को हम लोग ब्लॉकचेन कहते हैं कि पहले आप हैश से एक ब्लॉक बनाते हैं, फिर ब्लॉक का जो है उसका हमेशा भूतकाल और भविष्यकाल के आगे व्यवस्था किए रहते हैं। भूतकाल हमेशा उसके अंदर रखा जाएगा कि भैया तुम 10 रुपया हो, तुम्हें हम यहाँ से लाए, तुम्हें मतलब इस बैंक से डेटा डाल के या तुम्हें ऐसे जनरेट किया गया, मतलब पूरा उसमें भूतकाल है, और ये हमेशा आगे चलता जाएगा ताकि लड़ी जो बन रही है, चेन बन रहा है, वो टूटे नहीं। दूसरा, चेन में जो लिंक है यानी जो जॉइंट है उसका वैलिडेशन करने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है। ये कंप्यूटेशनली हार्ड चीज़ है जो कोई तिगड़म करके नहीं कर सकता तुरंत, तो प्रूफ ऑफ वर्क बन जाता है। फिर इसका लेजर, ये पूरा चेन जो है इसकी कॉपी कई जगह रखी जाएगी ताकि कोई भी एक आदमी छेड़खानी ना कर दे और एक सोर्स मतलब एक वीक लिंक ना हो, तो ये हो जाता है। फिर टैंपर प्रूफिंग के लिए ये किया जाता है कि अगर ये सारे चेन जो बनाया जा रहा है, चेन का वैलिडेशन तब होगा जब उसमें लिंक्स ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक डाल दिया उसको कोई वैलिडेट नहीं करेगा, जब तक उसमें 5-6 लोग और वैलिडेट ना करें तब तक ये नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए तिगड़म मार के आप तुक्का मार के 1-2 कर सकते हैं, लेकिन 4-5-6-7 नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ब्लॉकचेन को ऑलमोस्ट अभी तक का नॉन टेक्नोलॉजी के हिसाब से नहीं क्रैक किया जा सकता। बर्बाद कर सकते हैं, आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन टैंपर नहीं कर सकते। तो अब बात करते हैं, ये हमने ब्लॉकचेन का बात किया, ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी बनी जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। तो इसमें हिसाब ये बनता है कि कंप्यूटेशन जो मैं बता रहा हूँ वो फ्री नहीं है, हवा से नहीं बना सकते। जैसे बैंक सारे के केस में होता है, जैसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल मनी रिजर्व सिस्टम, ये सब बस आसमान से पैसा निकाल देते हैं और मतलब ऐसे बना गया। आप पढ़ाई कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा फ्रैक्शनल मनी रिजर्व क्या होता है। मतलब उनके पास दिखाएंगे, उनके पास सोना, जैसे मान लीजिए है कि 1 करोड़ का सोना है तो वो लोन दे सकते हैं 10 करोड़ का। भले उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो मतलब उतना पैसा देने का दे, लेकिन ये प्रिंट कर सकते थे हवा से। यही फेडरल रिजर्व यही करता है, उसका काम होता है। इसीलिए आपका रुपया का वैल्यू घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। मतलब 600 रुपये में पहले सैलरी आती थी, अब 600 रुपये का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हिसाब वही बनता है। तो चूंकि वो हवा से कर दे रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे वैसा नहीं, कंप्यूटेशन एक फिक्स्ड रिसोर्स है, मतलब आपको हार्डवेयर खरीदना पड़ेगा, उसको बिजली देना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, ये फ्री नहीं है। तो इसका ये समझिए जनरेटिंग जो प्रूफ होता है, प्रूफ ऑफ वर्क जो जनरेट किया जाता है वो बहुत महंगा हो जाता है, मतलब फ्री का नहीं होता। तो पहला ये हो रहा है। अब ये समझिए माइनर्स जो लोग या सुनते हैं ना, ये सब बिटकॉइन माइनर्स है, ये सब करते क्या है, ये सब यही करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क जनरेट करते हैं हर लेजर के लिए, जिसकी क्लोनिंग की जाती है, जो ब्लॉक्स बनते हैं, ये सब का वो काम कर रहे हैं। तो बात बनता है कि इनको क्या फ़ायदा हो रहा है, इनको क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना बिजली खपा रहे हैं, क्यों इतना रेंडर फार्म खर्च कर रहे हैं। इनको ये किया जाता है कि छोटा सा हिस्सा, मतलब जब भी ये ब्लॉक बनाते हैं तो इसमें छोटा सा हिस्सा इनको ऐड किया जाता है कि हम आपको, जैसे कि मतलब बैंक करता था कि मतलब 10 का सोना है और 100 का लोन उठा रहा है, ऐसा बिटकॉइन भी करेगा, बिटकॉइन लेकिन थोड़ा सा ऐड करेगा कि ठीक है आपने ये काम किया, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा फीस दे रहे हैं, और ये फीस ऐड हो जाता है उसमें, लिंक चेन में ये फीस ऐड हो जाता है। तो इसलिए इसमें भी कोई छेड़खानी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि हम 10 लाख ऐड कर देते, ना जी ना, वो 0.001 ऐसे करके बिटकॉइन अगर ऐड हो रहा है तो उतना ही ऐड होगा, और ये स्टार्टिंग से ही रहता है, सबको पता रहता है कि ये इतना ही ऐड होगा। तो आप जितना माइनिंग करते जाएंगे ये इतना बढ़ते चला जाएगा। तो ठीक है, आपने ये लिया, माइनिंग किया, इससे ऐड हुआ, तो इसके आप हिसाब ये समझिए कि जो पैसा निकल रहा है वो थिन एयर से निकल रहा है। लेकिन जिन्होंने ये सिस्टम बनाया था उन्हें पता था कि इन्फ्लेशन बहुत खतरनाक चीज़ है। शुरू में अच्छा लगता है लेकिन बाद में बहुत खतरनाक नुकसान कर देता है इकोनॉमी का। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें जो एल्गोरिदम है, जो डिफिकल्टी है, इसको ऐसा बनाया गया कि बढ़ते बढ़ते हार्ड हो जाएगा। जैसे कि मतलब शुरू में बहुत घर वाले कंप्यूटर जब एकदम इसका कोई ध्यान नहीं देता 2010 के आसपास में, उस टाइम में अगर आप ये करते कि माइनिंग करना शुरू कर देते तो नॉर्मल कंप्यूटर आपका 1-2 बिटकॉइन माइन कर देता। अभी 1-2 हफ्ता में भी शायद 1-2 बिटकॉइन माइन ना हो पाए। तो वही समझिए डिफिकल्टी बढ़ती जा रही है, और इसका एक मैथमेटिकल फिक्स लिमिट रखा गया कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, काम खत्म, मतलब इससे ज़्यादा जाना ही नहीं है, उसको हिसाब रखा गया है। तो होल सिस्टम ये चलता है ट्रस्ट पे, पूरा हिसाब यही है। इसीलिए ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पैसा का कोई वैल्यू नहीं होता, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पैसा का कोई वैल्यू नहीं। जैसे पिक्चर में दिखा देते हैं दुनिया तबाह हो गई तो सब लोग सोना चल, अरे सोना करेगा क्या,
जैसे आपको भूखे लगा है, ये सोना ले लो। सोना क्या करोगे आप? सोना से आप जैसे मान लीजिए किसी के पास खाना है, वो बोल रहा है कि ठीक है, हम आप खाना ये है हम दे सकते हैं, हमको इसके बदले कुछ दो। वो सोना थोड़ी मांगेगा, उसके पास जो नहीं होगा वो मांगेगा। जैसे मान लीजिए उसके पास ये नहीं है कि पानी नहीं है, तो बोले भाई हमको पानी देता हूँ, हम तो खाना देंगे। या उसके पास ये होगा कि मेरे पास खाना है लेकिन ये नहीं है, क्या बोलते हैं, अगले साल के लिए ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है ट्रैक्टर दीजिए तब जाके देगा। थोड़ा उसको सोना से क्या लेना देना है? तो वही समझिए, ट्रस्ट पे ही सारा चीज़ चलता है। पैसा किसी चीज़ का वैल्यू इंसान मानता है तभी होता है, ऐसे नहीं होता है। तो हिसाब वही है कि ट्रस्ट सिस्टम, ब्लॉकचेन इसीलिए इंपॉर्टेंट था। ब्लॉकचेन के अंदर ही क्रिप्टो करेंसी बनाई जा सकती है, ब्लॉकचेन ऑलमोस्ट अनकरप्टेबल है। तो हिसाब वही समझिए, पूरा सिस्टम ट्रस्ट पे चलता है। सेंट्रल पॉइंट ना होने का सबसे बड़ा यही फायदा होता है कि कोई नहीं, और ये माइनर्स जो है कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े रेंडर फार्म हो। पहले शुरू में तो सब लोग ऐसे थे, लेकिन इतने सारे हो जाते हैं कि कोई एक छेड़खानी नहीं कर सकता कि नहीं हम पोपट बनाते हैं, नहीं करने दिया जाए, मतलब नेटवर्क कर ही नहीं पाएगा। तो इसे, और इन्फ्लेशन का लिमिटेशन पहले से ही डाल दिया, तो ऐसा नहीं था कि बस बह जाएगा। तो आप बोलोगे ओके ठीक है, मान लीजिए लिमिटेशन पहुंच जाते हैं, अभी नहीं पहुंचा लेकिन मान लीजिए लिमिटेशन पहुंच जाते हैं, तब माइनर्स तो माइनर्स काम करना बंद कर देंगे। ये बात सही है। तो ये इसका भी सोच के रखा है कि जब माइनर्स उस जगह पे पहुंचते हैं कि उनका लिमिट हो रहा है कि भैया अब हम माइन करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, लेकिन आपको ज़रूरत है हैश जनरेट करने का, तो हिसाब ये रहेगा जितने ट्रांजेक्शन होंगे उसमें छोटा सा फीस ऐड किया जाएगा। जैसे अभी हम लोग इधर से उधर करेंसी करते हैं, उसमें वो फीस आ जाएगी। अब वो फीस एक पाइल में जाएगी, वो पाइल में माइनिंग करने से निकाला जाएगा ताकि इन्फ्लेशन का वैल्यू कंट्रोल में रहे। तो काफ़ी अच्छा खासा सोच समझ के, मतलब इसका नींव जो रखा गया है, हमारे करंट रुपया डॉलर ये सबसे बहुत बेटर, मतलब समझिए ये सब में जितनी गलती हुई थी सबसे सीख के एक नया सिस्टम बनाया गया। और कंप्यूटेशनल इक्विपमेंट इतना एडवांस हो चुका है कि ये सब करना अब पॉसिबल हो गया है। तो इसीलिए क्रिप्टो करेंसी मतलब हवा से पैसा आ गया, और चूंकि उसकी वैल्यू बढ़ते जा रही है, उसमें इतने सारे सिस्टम थे, तो मतलब स्टार्ट का वैल्यू था करीब $1 भी नहीं वैल्यू कोई दे रहा था, मतलब 50 बिटकॉइन इक्वल्स टू $1। अभी मतलब एक बिटकॉइन एक पीक पे, तो जहाँ तक मुझे पता है $8,000 चला गया था एक बिटकॉइन का वैल्यू। तो वही समझिए, क्रिप्टो करेंसी वही है, हवा से निकाल देते हैं माइनिंग करने के लिए, अब बाद में उसे फीस में बदल दिया जाता है कि ठीक है नहीं अब आपको फीस दो, मतलब। और ये इतना छोटा था कि एक पर्सन को नहीं पता चलता, लेकिन मतलब पूरे पाइल से कलेक्ट करने पे इतना हो जाता है कि काम हो जाता है। तो ये तो हुआ दूसरा स्टेप ब्लॉकचेन का। तो फिर किसी को हिसाब आया कि ब्लॉकचेन ये सब काम कर रहा है, तो क्यों ना उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डाला जाए, क्योंकि ब्लॉकचेन का ब्लॉक में आप क्या स्टोर कर रहे हो वो आप पे है, आप उसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। तो किसी को आइडिया आया कि डेटा जो है एक्सिक्यूटेबल कमांड के तौर पर रखा जाए, यानी कि मैं हूँ, हम किसी से कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, हम जैसे मान लीजिए कि अमेजोन में एक तो सेलर है जिसमें हमको थोड़ा भरोसा नहीं है, वो बोल रहा है कि हम आपको एल्युमिनियम ब्लॉक देंगे, हमको अभी तक नहीं मिला। तो एल्युमिनियम ब्लॉक बोल रहा है कि ठीक है, मैंने बोला ठीक है, ये रहा पैसा, ये पैसा आपको तब मिलेगा जब एल्युमिनियम ब्लॉक मेरे पास है, लेकिन पैसा मेरे पास से डिडक्ट हो चुका है, थर्ड पार्टी पैसा मेरे से निकाल लिया गया है। अब वो शिप करता है और मेरे पास आ जाता है, जब मैं दिखा देता हूँ मेरे पास आ गया, अप्रूव हो गया, तब उसको पैसा मिल जाएगा। और पैसा मेरे पास से निकाल लिया गया था ताकि उसको पता था कि मैं बस ट्रोल नहीं कर रहा हूँ। जैसे समझिए प्रीपेड पोस्टपेड वाला होता है, लेकिन ये प्रीपेड पोस्ट में हमेशा थर्ड पार्टी में ट्रस्ट करना होता है। यहाँ पे ट्रस्ट पैसे के अंदर, मतलब वो कमांड जो आप इशू कर रहे हैं, अगर दोनों पार्टी से एग्री करती तभी ये कमांड इशू होगा, मतलब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों को एग्री करना होगा तभी कमांड एग्जीक्यूट किया जा सकता है, नहीं तो गाड़ी खुलेगी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट बना तो उसके बाद अब उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। और इसमें फीडबैक लूप लगाया जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर सकते हैं कि ठीक है, मान लीजिए वो सेलर सही था, लेकिन सेलर जिस डिलीवरी वालों को दे रहा था वो लटका दे रहे थे, वो हेरा दे रहे थे, इधर उधर हो रहा था, तो वो उनको ऐसा पैसा देंगे ना कि देखो पैसा तो हम लोग को दे रहे हैं, लेकिन पैसा तुम तभी यूज़ कर पाओगे जब तुम डिलीवरी करोगे, अगर तुम डिलीवरी में नौटंकी किए पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा, अब पैसा मेरे पास से भी नहीं कटेगा। तो ऐसे ऐसे करके मतलब पता चल जाता है कि कमजोर लिंक कहाँ पे है, कौन होशियारी कर रहा है, कौन छेड़खानी कर रहा है, और एक ट्रस्ट बन जाता है कि भैया आपको कुछ करने नहीं है। अगर आप एक बार बैठ के, मतलब ठीक है मैं आपको दूंगा पैसा, आप एक बार बैठ के ये कॉन्ट्रैक्ट बना लिए, बाद में ना आप छेड़ सकते हो ना तो वो छेड़ सकता है, और जब तक कॉन्ट्रैक्ट का कंडीशन पूरा नहीं होगा वो पैसा नहीं ट्रांजैक्शन करेगा। एकदम मतलब समझिए पैसे में ही ब्रेन लगा दिया आपने। और इसका कोर रीज़न कि ये काम क्यों करता है, ये इम्यूटेबल होता है, यानी कि आपने बना लिया ना उसके बाद छेड़खानी नहीं कर सकते कुछ भी करके। जैसे ब्लॉकचेन में भूतकाल का हिस्ट्री हमेशा रहता है, इसीलिए उसमें छेड़खानी नहीं किया जा सकता। आप भले नया कॉन्ट्रैक्ट बना लें लेकिन पुराने वाले को छेड़ नहीं सकते। दूसरा, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि मैंने बताया ब्लॉकचेन का हर किसी के पास लेजर भेज दिया जाता है, अपडेट किया जाता है, वो इसमें भी होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी एक ही के पास था उसने छेड़खानी मार दिया काम खत्म, वैसा नहीं हो पाएगा। और ये सारा ऑटोमेटेड होता है। ब्लॉकचेन एक कंप्यूटेशनली एडवांस चीज़ है, और ये बता रहा हूँ कि ये अभी ही हो सकता था, पहले हो ही नहीं पाता। तो इथीरियम जो आप लोग बार बार सुन रहे होंगे, उसमें उसका पूरा फाउंडेशन इसी बात पर रखा गया था। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी उठाई, क्रिप्टो करेंसी को उठाया, लेकिन उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इंटीग्रेट किया। उनका सेलिंग पॉइंट है कि वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि किक स्टार्टर को हम पैसा दे रहे हैं, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है, मिडिल मैन कौन है, तो अभी तो मिडिल मैन किक स्टार्टर कंपनी है। आप ऐसा कर सकते हो कि
किकस्टार्टर को हटा दो, अरे आप हट जाओ। आप पैसे में ही वो आप लॉजिक लगा दिए कि ये पैसा उसके पास ट्रांसफ़र कर दो, तो उसके पास आ जाएगा पैसा, लेकिन वो यूज नहीं कर पाएगा। मतलब यूज कर सकते हैं, वो दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन छेड़खानी करने में कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा कि अगर ये नहीं हो पाता तो इनवैलिड कर देना। तो वो सब का रहेगा कि मान ली वो पैसा लेके उस पर ये था कि हम ये पैसा लेते हैं, उसे स्पेंड करेंगे मेटल पे, ठीक है, आपने हिसाब लगाया कि वो बने चाहे नहीं बने, लेकिन वो मेटल खरीदेगा। अब मान ली वो मेटल खरीदने जगह एक काम करते हैं ना, इससे हम गाड़ी खरीद लेते हैं, पेट्रोल कर देते हैं, सब कुछ बहुत बहुत सारे किकस्टार्टर में ऐसा किया गया है। तो वैसा होगा नहीं, पैसा ट्रांजेक्शन ही नहीं होगा भैया, पैसा हमें दिया गया था इसके लिए, एल्युमिनियम खरीदने के लिए, तुम चले इधर उधर करने, ना जी ना। तो वही समझिए, ये लॉजिक आप पैसे में लगा देंगे, मतलब पैसा उसके हाथ से गायब हो जाएगा अगर वो छेड़खानी करता है। तो ट्रस्ट एकदम प्योर होता है कि भैया दोनों लोग एग्री करेंगे तभी बनेगा, ऐसा नहीं कि आप किसी के नाम पे वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। दोनों पार्टी एग्री करेगा तभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, और बाद में कोई नहीं छेड़ सकता। तो इसी का ये समझिए, ब्लॉकचेन का ये फायदा होता है कि ब्लॉकचेन ही बन जा रहा है वो थर्ड पार्टी। जैसे कि पेटीएम में होता है ना कि पेटीएम आपसे पैसा लिया, फिर किसी को और को देगा, लेकिन पेटीएम हमेशा रखे रहता है कि और मान लीजिए डिलीवरी उलीवरी का हो रहा है, तो पैसा तो आपसे उठा लेगा, लेकिन उसको नहीं देगा। तुम पहले सामान दो, तो उसको सामान उसको दे दिया, वो चेक कर लिया, हाँ तब लो पैसा। तो उसको पता चल गया कि डोनेशन कस्टमर ने दिया, कस्टमर ट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि कस्टमर के पास डिडक्शन हो गया और मेरे पास आ चुका है पैसा। तो समझ रहे, मैं थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर बन गया था। यही थर्ड पार्टी का काम अब बिटकॉइन खुद कर ले रहा है कि मैं खुद ही कर लेता हूँ सब, तुम लोग हुजूर हुजूर मत करो, हम कर लेते हैं। तो इससे यही फायदा होता है, कंडीशन मेट होने पे ही ये होगा, ट्रांजेक्शन होगा। और अगर कंडीशन मेट नहीं होता है, ऑटो रिफंड हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं। जैसे मान लीजिए आपको हिसाब लगाया गया था 30 डेज़ के अंदर हम डिलीवरी दे देंगे, तो आप चलिए भले थोड़ा, आप जब पार्टी बना रहे थे बोला एक काम करते हैं 32 डेज़ कर लेते हैं। आपको सोचना ही नहीं, आपको दिमाग नहीं लगा कि रिफंड क्लेम करो, ना जी ना। वो 32 डेज़ हुआ, 32.1 सेकेंड वो वापस आ गया पैसा आपके पास, आपको दिमाग लगाना ही नहीं, वो रहेगा ही नहीं हवा में। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से यही होता है कि लॉजिक ऐसा लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया कि फ्लाईओवर के लिए पैसा है और पैसा निकले जा रहा है कि ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको ये कर दिया, ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट से पैसा निकालो, कॉन्ट्रैक्टर के पास अब आता है पैसा। तो कॉन्ट्रैक्टर के पास ये लॉजिक बन के आया कि भैया इससे तुम सीमेंट खरीदोगे, इससे तुम अपने मतलब जो वर्कर्स हैं उनको दोगे, और तुम ऑब्वियसली सबकी बिलिंग दिखाई होगी, बजटिंग की होगी, तभी तो उनको बजट मिला। वहाँ जैसे ही वो छड़खाई काम करते हैं ना, इसको हम बचा लेते हैं, पैसा तो गायब हो जाए, मतलब पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, बोले बैंक अकाउंट चेक करेगा, एक मिनट, ये बैंक अकाउंट तो सीमेंट वाले का तो है नहीं, ये बैंक अकाउंट तो मतलब सीमेंट का ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, ये कहाँ जा रहा है पैसा, पैसा उफ। तो वही समझिए, पैसा में ही आप बुद्धि डाल दे रहे हो कि भैया हम इस बात के लिए दिए थे, वो यही काम होगा, छेड़खानी जैसे करेंगे स्वाहा। तो वही समझिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही तगड़ा एक चीज़ है अगर इसका इस्तेमाल अच्छे से हो सके तो। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में ये समझिए कि ये सिस्टम जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नीचे खूब सारे वीडियो दे दिए, प्लीज़ देख लीजिएगा। ये बहुत ही फजी है, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है। मतलब ये नॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम कॉम्प्लेक्स है, और ये बोलता है बेटा जी चलो हटो, वो तुम क्लास 2-3 में पढ़ते हो, हाँ PhD के लेवल पे हो। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर आप क्रिप्टोग्राफी लगा रहे हो, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर आप एडवांस कंप्यूटेशनल एल्गोरिदम्स लगा रहे हो। भाई फजीयत के ऊपर फजीयत है ये, मतलब एक बंदा इसका ऐसा नहीं हो सकता जो इसको सारा तीनों फ्रंट को समझ सके। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और इसमें इस्तेमाल के तौर पे बहुत इस्तेमाल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसे से ही लेना देना। जैसे सबसे बेस्ट केस में लोग यही मान रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स इसको इस पर स्टोर करने लगो, ताकि जैसे वाली ज़मीन का कागजात है, इसको अगर ब्लॉकचेन में स्टोर कर दिया जाए तो कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा, और ज़मीन का कागजात बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अभी हम लोग कागज पे चल रहे हैं। तो ब्लॉकचेन पे कर देने से ये रहेगा कि गवर्नमेंट खुद भी नहीं छेड़खानी कर सकती, नहीं कोई पॉलिटिशियन अपना पावर दिखाते हैं ना कि पीछे से कागज निपटा दो, हजम कर जाओ कागज, वो सब हो ही नहीं पाएगा, कोई नहीं छेड़ पाएगा उसको। तो ये सब इस्तेमाल के मामले में बम इस्तेमाल है, लेकिन ये सिस्टम इंसान का बनाया हुआ है, मैन मेड सिस्टम हमने बनाया। तो इसमें आराम से ऐसा हो सकता है कि कोई फ्लॉ हो जो हम लोग को आने वाले टाइम में निकले, या कल को कोई बहुत स्मार्ट हैकर या लकी हैकर निकल जाता है, अरे तेरी तो इसमें ये फ्लॉ था, इसमें ये बैकडोर था। मतलब अच्छे से काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं और चेक करके ही डाला गया है, और अभी तक नहीं निकला है, तो ऑब्वियसली चांसेस बहुत कम है कि मिलने वाला है। लेकिन मान लीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आती है एडवांस जो ये ट्रिगर कर मतलब इसमें लूप होल खोज लेती है, तो हो सकता है। तो ये बात मैं कभी भी कोई टेक्नोलॉजी ये आएगी हमारी सारी समस्या सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें बहुत पोटेंशियल है, बम कैपेसिटी है इसमें, और इसका काफ़ी अच्छा इस्तेमाल लोग करने लगे हैं, गाड़ी खुल चुकी है। तो भविष्य इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन बस ये नहीं बोलेगा आंख बंद करके नहीं यही सबसे ये, और ऐसा नहीं, सावधानी बरतें, लेकिन ये काफ़ी तगड़ा चीज़ है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बिटकॉइन के बारे में।
क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, तो उससे शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। आपसे कहूँगा कमेंट लिखिए, हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।